हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तैयब खान। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन बेस है सेट थ्योरी पर, अगर अब मुझे सेट क्लियर है तो हम रिलेशन एंड फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। तो सेट का मीन ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन बुक्स में भी मिलती है और हम सब लोग इसी डेफिनेशन को रीड करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम सेट कहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड में कि ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड का मीनिंग, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं दो एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे आप इजिली इसको समझ सकेंगे कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। किस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड बोलेंगे और किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स। कलेक्शन ऑफ 3, हमने 3 का कलेक्शन ले लिया। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। तो अब ये होगा कि मेरे अकॉर्डिंग 3 जो फेवरेट मेरे प्लेयर्स हैं वो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे हिसाब से तो भाई विराट कोहली है, शुभमन गिल है एंड रोहित शर्मा है। ये मैंने एक सेट ले लिया, 3 कलेक्शन, 3 ऑब्जेक्ट का। तो मेरे हिसाब से ये, बट आपके हिसाब से हो सकता हो कि शुभमन गिल आपका फेवरेट ना हो, कोई और हो। तो ये क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, पर जो ऑब्जेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते उनके कलेक्शन, उनके ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शन लेते हैं तो सभी बच्चे यही बोलेंगे सर ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो ये कलेक्शन है, इसको ए ई आई ओ यू। तो सेट को हमने समझ लिया कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग यही है, जो ऑब्जेक्ट, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वेरी कर रहे हैं इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर वेरी कर रहे हैं तो इट मीन्स वो, अगर वेरी कर रहे हैं तो वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर वेरी नहीं कर रहे हैं, सबका कलेक्शन सेम आ रहा है, इट मीन्स वो वेल डिफाइंड है। तो इट मीन्स ये जो होगा, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा मैथ्स में, कलेक्शन है बट मैथ्स में ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बट ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, ठीक है। अब इसके बाद हम पूरा सेट थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, सेट टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहला चैप्टर हम रिलेशन में। तो रिलेशन में जितना सेट रिक्वायर्ड है हम उसी को पढ़ाते हैं। तो ये था सेट। अब सेट में इसके बाद आता है कि सेट में हमारे पास सबसेट भी होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट तो हम पूरा वो सेट का एक चैप्टर हो जाएगा, बट हम यहाँ पर जो हमारे काम का रिलेशन में जितना यूज होगा मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसेट क्या होता है, सबसेट, ठीक है। सबसेट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है, एक सेट मैंने ले लिया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट किसी अनदर सेट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बी ले लिया, सेट बी ले लिया जिसमें 1 2 3 ले लिया। अब अगर आप देखें तो सेट बी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, ए में। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है इट मींस बी क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया। बी क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में प्रेजेंट है इट मींस वो उसका सबसेट है। तो बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा सबसेट हो गया और ए हमारा सुपरसेट हो गया। ए को हम सुपरसेट कहेंगे, ओके। सबसेट में इतना। फिर इसके बाद आता है कि अगर हम इसके कार्डिनल नंबर्स की बात करते हैं, सेट ए का कार्डिनल नंबर अगर हम निकालें तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर मींस होता है
नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या है? सबसेट में अगर एक कोई सेट ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में प्रेजेंट है, इट मींस वो सबसेट है। ठीक है, अब बात ये आती है किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया 1 2 3, अब मुझे ये चेक करना है इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट 1 2 3 लिया और मुझे इसके सबसेट देखने हैं कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसेट का मतलब ये होता है कि आप 1 है तो 1 किसी अनदर सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, 2 है किसी दूसरे सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हर सेट के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2। हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 के पास कितने ऑप्शन है? 2। ये दूसरे सेट में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके पास 2 ऑप्शन। इस 2 के पास भी 2 ऑप्शन, इस 3 के पास भी 2 ऑप्शन कि ये दूसरे सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहली कंडीशन हम ये लेते हैं कि मैंने 1 से पूछा भाई दूसरे सेट में जाओगे, मना कर दिया। 2 से पूछा, मना कर दिया। 3 से पूछा, मना कर दिया। तो हमारे पास एक नया सेट बन गया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया, दैट इज नल सेट। ओके, फिर इसके बाद आया मैंने 1 से पूछा, 1 ने कहा मैं जाऊंगा, और 2 और 3 ने मना कर दिया, तो ये भी एक सबसेट बन गया। फिर मैंने 2 से पूछा, 2 ने कहा मैं जाऊंगा, 1 और 3 ने मना कर दिया। फिर मैंने 3 से पूछा, 3 ने कहा मैं जाऊंगा, 1 और 2 ने मना कर दिया। फिर अगर हम 1 फिर ऐसे ही 1 2 क्रिएट कर सकता है, 2 3 क्रिएट कर सकता है, फिर 1 3 क्रिएट कर सकता है, एंड अनदर 1 3 हो गया, 1 3 हो गया, एंड लास्ट वन इज सारे एलिमेंट बोलने लगे कि हम चलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे इतने पॉसिबल सबसेट हैं। मैंने 1 से पूछा, किस पहली कंडीशन क्या है? तीनों ने मना कर दिया, दैट इज नल सेट। तो इट मींस नल सेट क्या होता है? सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 भी क्या है? 1 जो है इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सबसेट। इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सबसेट। तो ये सारे सबसेट हैं। तो ये हमने सबसेट कैलकुलेट करना सीख लिया। बट अगर हम निकालना चाहें कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट निकालने तो निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमने देखा तो यहाँ पे कितने सबसेट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो सबसेट क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। तो 1 के पास कितने ऑप्शन? 2। 2 के पास कितने ऑप्शन? 2। 3 के पास भी कितने ऑप्शन? 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टू द पावर 3, दैट इज 8 आ जाएगा, और ये हमें नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, तो टू दी पावर 3, अगर आप 3 देखें तो टू दी पावर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इट मींस एक हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो मुझे सेट क्लियर हो गया और सबसेट क्लियर हो गया और नंबर ऑफ सबसेट क्लियर हो गया। देन हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिलेशन में, कि रिलेशन में सबसे पहली चीज ऑर्डर्ड पेयर हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जैसे कि डेफिनेशन हमारे पास है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो अगर हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं, अगर मैं उसे कॉमा से सेपरेट करता हूं विद इन पैरेंथेसिस, जैसे a कॉमा b, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर। अब बात ये आती कि स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब है, स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मीनिंग है। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने पढ़ा है कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट लिखते हैं दैट इज x, y, तो इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर ये है कि सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x होगा।
एंड जो सेकेंड एलिमेंट होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ y होगा, इसको हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके विद इन पैरेंथेसिस लिखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। पर वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर का मीन्स यही है कि पहले अगर मैंने पहले जो एक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, और सेकंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानते हैं कि x कॉमा वाई जो होगा वो y कॉमा एक्स के इक्वल कभी नहीं हो सकता, कि x कॉमा वाई की अलग मीनिंग है एंड y कॉमा एक्स अलग रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में फिर नेक्स्ट जो आता है वो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात। कुछ क्वेश्चंस आपको अगर हम क्लास 11th में देखें तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 2,3 और मैंने कहा ये इक्वल किसके, x, y के। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग ये होता है फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, दैट इज x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, दैट इज y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। तो ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग ये, पर सेट अगर हम सेट के हिसाब से बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल a कॉमा b लिखा, a कॉमा b लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो a होगा वो सेट a का, अगर हम a क्रॉस b की बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें वो बात मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये बात आती है कि हम दो सेट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, मैंने ले लिया 1 2 3, और मैंने एक सेट बी ले लिया 2 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, बट ये किसका सेट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है बिटवीन a एंड b, सच दैट जो a एलिमेंट है वो a का होगा एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम B क्रॉस A की बात करते हैं, अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है, इट मींस मुझे B कॉमा A लिखना पड़ेगा। ठीक है, सच दैट B जो एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा एंड A एलिमेंट जो होगा वो सेट A का होगा। अगर हम A क्रॉस B लिखते हैं तो पहला एलिमेंट मुझे A का लिखना पड़ता है, अगर पहले A है तो A के एलिमेंट्स लिखने होंगे, अगर पहला सेट B है तो मुझे B के एलिमेंट्स लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने A क्रॉस B लिख दिया। अब कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं A और B के, जैसे 1 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ बन सकता है, 1, 2 हो गया। 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ बन सकता है, 1, 3 हो गया। 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ बन सकता है, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ बन सकता है, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ बन सकता है, फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ बन सकता है। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। बट अगर मुझे B क्रॉस A निकालना होता तो B क्रॉस A कैसे निकालते, अब जो एलिमेंट लिखते वो सेट B के पहले लिखते, तो B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लेना है, दैट इज 2 का 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 2 का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 2 का 3 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 3 का 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 3 का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 3 का 3 के साथ एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो मुझे एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ A की बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ A देखें, अगर हम कार्डिनल नंबर ऑफ A देखते हैं, A में कितने एलिमेंट्स हैं 3, और B में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दैट इज 2।
अब n ऑफ a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं? n ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और बन सकती है कि अगर हम देख रहे हैं कि n ऑफ a क्रॉस b में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही b क्रॉस a में भी एलिमेंट्स हैं। 6 है, काउंट कर सकते हैं। और ये n ऑफ a क्रॉस b में 6 एलिमेंट है विच इज इक्वल टू n ऑफ a डॉट n ऑफ b, n ऑफ a डॉट n ऑफ b। तो इट मींस अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b विच इज इक्वल टू n ऑफ a डॉट n ऑफ b होता है। क्लियर है? तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना आ गया कि कैसे हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये आती है, जैसे हमने प्रीवियस में सबसेट पढ़ा था, किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला बनाया था? 2 दी पावर n, यानी 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। यहाँ पर मुझे देखना है कि अगर फॉर एक हमें ये कंसीडर करते हैं कि A क्रॉस B में कितने A क्रॉस B के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो A क्रॉस B के भी हम सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे? तो ये हो जाएगा 2 दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 2 दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि 2 दी पावर n ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल होता है? 2 दी पावर n ऑफ A डॉट n ऑफ B बन जाएगा। और हमने कंसीडर ये कर लिया कि n ऑफ A में अगर m एलिमेंट्स हैं और n ऑफ B में n एलिमेंट्स हैं, तो 2 दी पावर mn हो जाएगा। तो अगर मुझे सबसेट कैलकुलेट करने इन A क्रॉस B, तो वो कितना हो जाएगा? 2 दी पावर mn हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है कि व्हाट इज रिलेशन। तो अब आप देखें कि जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्या है? एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो जितने भी सबसेट बनेंगे वो एक रिलेशन को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने देखा कि अगर मैंने सेट ना पढ़ा होता तो मुझे सबसेट ना पता चलता, तो सेट डिपेंड कर रहा था सबसेट पर। और अब सबसेट किसका निकालना है मुझे? A क्रॉस B का। A क्रॉस B का है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हमें समझना जरूरी था। तो अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि डेफिनेशन है कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक A की बात करी थी, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने लिया था 1 2 3, और मैंने एक यहाँ पर लिया था एक एग्जाम्पल 2 3 लिया था, सेट B 2 3 लिया था। फिर मैंने A क्रॉस B फाइंड आउट किया था। तो A क्रॉस B क्या आया था? 1 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ लिया था, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ लिया, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ लिया था, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ लिया, फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर मैंने 3 के साथ लिया एंड 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम एक रिलेशन लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, इक्वलिटी का, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, वन मोर देन, वन लेस देन। तो मैंने एक रिलेशन कंसीडर किया R1। मैंने कहा मैं एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का लूंगा x, y सच दैट, आप उन ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करो x, y सच दैट जिसमें x a का एलिमेंट हो, y b का एलिमेंट हो एंड x इज इक्वल टू y। अब मैंने ये जो रिलेशन लगाया दैट इज x इज इक्वल टू y, इसी को हम रिलेशन बोलेंगे। अब कौन से ऑर्डर्ड पेयर आते हैं इस रिलेशन में देखते हैं। जैसे 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो R1 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट है। इट मींस R1 जो है, R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर R1 सबसेट है A क्रॉस B का, इट मींस क्या है? सबसेट है, मींस रिलेशन है। तो इट मींस R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे बोलते हैं रिलेशन। इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं? एक R रिलेशन है जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। तो ऐसे ही हम एक और रिलेशन ले सकते हैं, x इज y इज, एक R2 रिलेशन ले सकते हैं। मैंने कहा उन ऑर्डर्ड पेयर को लिखो
x, y सच दैट जिसमें x a का एलिमेंट हो, y b का एलिमेंट हो एंड y की जो वैल्यू हो वो x+1, y की वैल्यू x+1 हो। देखते कुछ मिलेगा, y की वैल्यू x+1 हो, y की वैल्यू x से एक ज्यादा हो, तो ये हो जाएगा 1, 2 आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 2 पुट करते हैं तो 3 आ जाएगी, 2, 3 भी हो सकता है। और कोई है एक ज्यादा, एक 1 मोर देन नहीं है, तो y ये आ गया R2। तो R2 क्या है, ये भी एक सबसेट है A क्रॉस B का, बिकॉज R2 के एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है A क्रॉस B में, इसलिए R2 भी क्या है एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन। नेक्स्ट बात आती है कि रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के पास हमारी 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब, जैसे अभी हमने आपको प्रीवियस एक एग्जाम्पल लिया कि अगर आप देखें यहाँ पे 2 रिलेशन लिखे, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, इट मींस वो रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं डिफाइंड तरीके से कि x, y सच दैट x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है एंड y की वैल्यू x+1 के इक्वल है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, इससे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हम पीछे इस स्लाइड में लिख भी देते हैं कि रोस्टर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने 2, 3 लिखा और 1, 2 लिख दिया। ठीक है, पीछे वाले मैंने R2 रिलेशन को लिया है ये। ठीक है, तो ये कैसा हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं इसको कि x, y सच दैट x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है एंड y इज इक्वल टू x+1। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसी हो गई, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब एरो डायग्राम से कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने 2 सर्किल बना लिए। ठीक है, अब इसमें मैंने A लिख दिया और B लिख दिया, क्योंकि रिलेशन A से B में डिफाइंड है। A में हमारे पास एलिमेंट थे 1, 2, 3 और सेट B में एलिमेंट थे हमारे पास 2 और 3। अब मुझे देखना था कि 1 का रिलेशन किसके साथ था, 1 का रिलेशन 2 के साथ था, फिर 2 का रिलेशन किसके साथ था, 3 के साथ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया एरो डायग्राम। ठीक है, तो रिलेशन को अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड एरो डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया था R2 में हमारे पास 1, 2 आ रहा था एंड 2, 3 आ रहा था। ठीक है, इसमें जो होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, उसको हम डोमेन ऑफ रिलेशन बोलेंगे। तो डोमेन कितनी आ रही है बेटा रिलेशन की, 1 और 2 आ रही है। और जो सेकेंड एलिमेंट होगा दैट इज रेंज ऑफ द रिलेशन, उसको हम बोलेंगे रिलेशन की रेंज है। ठीक है, मैंने R ऑफ R से रिप्रेजेंट कर दिया, तो सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन का मतलब होता है, कोडोमेन मीन्स होता है नंबर ऑफ, सेट B को हम कोडोमेन कहते हैं। अगर मुझे A से B निकालना है, A से B में रिलेशन डिफाइंड है, तो जिस सेट B होगा वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो B में एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 2 और 3 थे, तो 2 और 3 क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो डोमेन मीन्स क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, उसको डोमेन बोलेंगे। रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं उसका सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। और कोडोमेन क्या होगा, जैसे एक रिलेशन A से B में डिफाइंड है,
तो बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन को हम आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक रिलेशन है ए से बी में डिफाइंड है, एक हमारे पास रिलेशन है ए से बी में डिफाइंड है, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, वो बी से ए में डिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही हम R2 रिलेशन की बात करते हैं, मैंने 1,2 था हमारे रिलेशन में और 2,3 था। अब मुझे इसी रिलेशन का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो अब इनवर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट पहले आ जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट बाद में चला जाएगा। इसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि रिलेशन, अब आ जाते हैं अभी तक जितना भी था वो रिलेशन मैंने 11th और 12th को कंबाइन किया हुआ है। जो भी बच्चे हमारे क्लास 11th में रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको रिलेशन क्लियर हो जाए। अब 12th के रिलेशंस की बात आते हैं कि जो 12th में रिलेशन है वो क्या है। अब बात आती है रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइंड हो, सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिलेशन ऑन अ सेट कहेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट कहेंगे। जैसे अभी हमने पीछे रिलेशन किया था, दो सेट लिए थे ए और बी, बट हम क्या करेंगे, अब सेट ए ही लेंगे और इसी का ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। मतलब अब जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो इट मीन्स रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब हुआ कि अब जो रिलेशन आएंगे वो हमेशा किसके सबसेट होंगे, ए क्रॉस ए के। तो अगर कोई रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है तो इट मीन्स वो क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट में सबसे पहला जो रिलेशन मुझे मिलेगा वो एम्प्टी रिलेशन आएगा। वो एम्प्टी रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं और ए क्रॉस ए, और अभी हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो एक सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो सबसेट होता है दैट इज 5, इसको बोलते हैं एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी सेट अगर हम सेट के फॉर्म में कहेंगे तो ये नल है, रिलेशन के फॉर्म में क्योंकि ये एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, फाई जो है वो नल सेट होता है और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। अगर नल सेट हर सेट का सबसेट होता है इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर सबसेट है तो रिलेशन है और नल एक सबसेट है, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी रिलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी रिलेशन को। मींस आपने कोई एक ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, इसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। बट आपने एक ऐसा रिलेशन लगाया जिसने जो वो ऐसा एक रिलेशन है जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब उस रिलेशन को कोई भी ऑर्डर्ड पेयर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर इस ए क्रॉस ए से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इट मींस ये कैसा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन, बिकॉज इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ओके। तो नल सेट सबका सबसेट होता है, तो इट मींस नल सेट जब सबका सबसेट होता है तो इट मींस वो रिलेशन भी होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद आती है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ए क्रॉस ए निकाला तो ये भी एक सेट ही होगा और ये भी सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का, क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी है सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस ए भी एक क्या है, सबसेट है, वो किसका सबसेट होगा, खुद का। और सबसेट क्या होता है, रिलेशन। इट मींस ए क्रॉस ए सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ये भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये रिलेशन कैसा होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन इसलिए बिकॉज ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाएंगे।
जब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ए ये मान लिया, एक एग्जाम्पल लिया, 1 क्रॉस 1 ले लिया और 2 क्रॉस 2 ले लिया। फिर मैंने एक रिलेशन आर लिया जिसमें 1 क्रॉस 1 भी आ गए और 2 क्रॉस 2 भी आ गए, ठीक है। तो अब इट मींस ये कैसा रिलेशन है, आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है। आर एक कैसा रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आर में प्रेजेंट है, इसलिए आर कैसा है रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या था कि ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट आर के अंदर नहीं आया, इट मींस ये कैसा रिलेशन हो गया था, एम्प्टी। अब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर आर के अंदर आ गए तो वो हो गया यूनिवर्सल। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है कि ए का रिलेशन सिर्फ ए से हो, ए कॉमा ए मींस ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, टू इटसेल्फ ओनली। अगर ए का रिलेशन सिर्फ ए से है और किसी से नहीं है, इट मींस वो कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी। आगे हम लोग अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना कि आइडेंटिटी में ओनली वर्ड लगता है, आइडेंटिटी में ओनली वर्ड। ओनली वर्ड का मतलब हुआ कि सिर्फ ए एलिमेंट ए से रिलेट होगा, 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 2 का एलिमेंट 2 से, 3 का एलिमेंट 3 से। तो अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे कि ये रिलेशन ये यूनिवर्सल भी था, बट अगर हम सेट ए में 2 एलिमेंट्स ही ले रहे हैं 1 और 2, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, इट मींस ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी। बट ठीक है ना, क्लियर। तो बच्चों ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ये है कुछ रिलेशंस हमारे पास और है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। अब बात आती है कि अगर रिलेशन ऑन अ सेट में अगर हमारे पास कोई रिलेशन है आर जो ए से ए में डिफाइंड है, हमारे पास एक रिलेशन आर है जो ए से ए में डिफाइंड है, तो उसको ये एक रिलेशन है जिसको हम रिलेशन ऑन अ सेट कहेंगे। अब बात ये आती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर सेट ए का एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है, जैसे मैंने ये लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूँ 1 2 3। अब मुझे आर एक रिलेशन निकालना है। अब हमने देखा 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से रिलेट हो रहा है, ठीक है ना, इट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर a कॉमा ए रिलेशन में है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, ये a एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये a की वैल्यू 1 भी है, a की वैल्यू 2 भी है, स्मॉल a की बात हो रही है, और स्मॉल a की वैल्यू 3 भी है। तो अब हमें ये चेक करना है कि a का रिलेशन a से है, मतलब 1 का रिलेशन 1 से है नहीं, 2 का रिलेशन 2 से है या नहीं है, 3 का रिलेशन 3 से है या नहीं है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन अगर खुद से है, इट मींस वो कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात ही आएगी सर अभी तो आपने एक एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिटी का भी ऐसे ही बोला था, बट मैंने वहां पे इटसेल्फ ओनली बोला था। तो ये रिलेशन जो मैंने लिखा है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, और ये एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ठीक है। बट मैं एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं, चलो मैंने कहा देखो 1 1, फिर है इसके अंदर 2 2, फिर हमने लिया 3 3, देन मैंने 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर और आ गया, मान लो कोई ऐसा रिलेशन है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपके रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंशिएट करेगा। आपने देखा कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से रिलेट हो रहा है, पर 1 2 से भी रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। पर ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। पर ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ओनली वर्ड नहीं आया, उसने कहा एक ए प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए,
3,3 होना चाहिए, पर 1,2 हो गया तो कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव। देन आता है कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है जिसमें a कॉमा b एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप देख लो उसमें b कॉमा a प्रेजेंट है या नहीं है। मींस एक रिलेशन 1,2 है, तो आपको उसमें ये चेक करना है कि 2,1 है या नहीं है। अगर 2,1 है तो इट मींस वो कैसा रिलेशन है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक रिलेशन लिया जिसमें लिखा 1,2 और 2,1, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक बिकॉज 1,2 भी रिलेशन में, 1,2 क्या है रिलेशन में, देन क्या है 2,1 भी रिलेशन में। तो अगर a, b भी रिलेशन में है और b, a भी आपको रिलेशन में मिल जाता है, तो ऐसे रिलेशन को आप सिमेट्रिक बोल दोगे। ऐसे रिलेशन को आप क्या बोल दोगे, सिमेट्रिक बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर a, b रिलेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर a, b रिलेशन में है और आपको b, c भी रिलेशन में मिल रहा है, ठीक है, a, b भी मिल रहा है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। a, b भी रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है, देन हमें क्या चेक करना है, a का रिलेशन c से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इसका, कि हमारे पास एक रिलेशन मैंने लिया, जैसे मैंने 1,2 लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है, 2,3 है, और 1,3 है, 1,3 भी है। तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि हमने एक सेट लिया है, हम 1 2 3 के लिए बात रिलेशन देख रहे हैं। तो अब हमने देखा 1 का रिलेशन 2 से, मींस 1,2 भी रिलेशन में है और 2,3 भी रिलेशन में, 1,2 भी है एंड 2,3, ये दोनों के रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, दैट इज 1 3। अब 1 3 है या नहीं है, 1,2 है, 2,3 है एंड 1,3 भी मुझे रिलेशन में मिल गया। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ये एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात ये आती है सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो ट्रांजिटिव ना हो। बिल्कुल दिया जा सकता है, 1,2 और 2,3 मैंने ले लिया मान लिया। अब आप देखें कि 1,2 है और 2,3 है, बट होना क्या चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए। तो अब 1,3 इस रिलेशन में नहीं है, इट मींस ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। तो अब बात आ गई, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने रिफ्लेक्सिव को समझ लिया, सिमेट्रिक को समझ लिया, ट्रांजिटिव को समझ लिया एंड लास्ट वन इज एंटी सिमेट्रिक। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा और एकेडमिक में नहीं है। अब एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन इससे A से है, देन A बराबर B होना चाहिए। जो हमने बेसिक आज डिस्कस किया है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट किया है, रिलेशन को सीखा है कि बेसिक रिलेशंस क्या होते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, कि नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे, और भी एग्जांपल्स हम लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे, सेट में पहले हम रोस्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर से समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को, फिर सेट बिल्डर से समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को, फिर हम सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।